नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए, आज की यह जो वीडियो है उसका शीर्षक पूर्ण संख्याओं के प्रगुण, इस शीर्षक के साथ मैं आज उपस्थित हो रहा हूँ। इस शीर्षक के अंतर्गत मैं योग, व्यवकलन, घटाव, गुणा और भाग, इनसे संबंधित जो भी प्रगुण हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रगुणों को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। यह वीडियो विशेष रूप से बीटीसी में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह जो शीर्षक है केवल इन्हीं के लिए आवश्यक है, बल्कि इनके साथ साथ ऐसे विद्यार्थी जो सीटेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है। आप देखेंगे सीटेट और टेट की परीक्षाओं में होल नंबर्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनसे संबंधित, इन पर आधारित जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछ दिया जा रहा है। एक प्रश्न दे दिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, कौन सा नियम लागू हो रहा है, या कोई एक नियम दे करके आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस नियम से संबंधित जो निम्नलिखित संक्रियाएं हैं उसमें से कौन सा इसको फॉलो करता है। तो इस प्रकार के प्रश्न सीटेट और टेट में आपसे पूछे जा रहे हैं। इसलिए यह वीडियो बीटीसी के विद्यार्थियों के साथ ही साथ सीटेट और टेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो हमारा जो पूर्ण संख्याओं के प्रगुण हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर है, उसके अंतर्गत पहला जो हमारा पॉइंट है वह है पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण। योग के प्रगुण, सबसे पहले हम योग के प्रगुणों को देखते हैं। इसमें नंबर 1 है हमारा योग का समवरक प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एक क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसके अंतर्गत यह कहा जाता है कि यदि आप किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो इसका जो योगफल आएगा, जो परिणाम आएगा, वह भी एक पूर्ण संख्या ही होगा। यह है योग का समवरक का प्रगुण। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, यदि हम 2 में 5 जोड़ें तो 7 आएगा। 2 क्या है? यह जो 2 है वह एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। 5 भी पूर्ण संख्या है और इसका योग जो 7 आया यह भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। ठीक उसी तरह से यदि आप 6 में 0 जोड़ें तो देखिए 6 पूर्ण संख्या है और 0 0 यह भी एक पूर्ण संख्या, और दोनों को जब जोड़ते हैं तो एक पूर्ण संख्या 6 आपको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव ही एक पूर्ण संख्या होता है। यह योग का समवरक का प्रगुण कहलाता है। दूसरा नियम है हमारा योग का क्रम विनिमय प्रगुण। कॉम्यूटेटिव जो रूल है एडिशन के लिए, उसको अब हम लोग देखते हैं। देखिए, योग का क्रम विनिमय का नियम यह कहता है कि यदि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग आप किसी भी क्रम में करें, उनके क्रमों को परिवर्तित करके भी अगर आप उनका योग निकालते हैं तो हर स्थिति में जो परिणाम आएगा वह समान रहेगा। उदाहरण के तौर पर आप ये देख सकते हैं, देखिए 2 में 5 जोड़ें तो कितना आएगा? 7, या 5 में 2 जोड़ें तो भी 7 ही आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 + 5 करें या 5 + 2। देखिए यहाँ पर क्या है, इनका जो क्रम है 2 और 5 का, इन दोनों का क्रम आपस में यहाँ बदल दिया गया, लेकिन दोनों का जो परिणाम आएगा, जो योगफल आएगा, वह एक ही है, 7। तो इस प्रकार से यह योग का क्रम विनिमय का प्रगुण है, जिसमें किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का योग क्रमों को परिवर्तित करने पर भी आप देखेंगे उनका जो परिणाम होगा वह समान ही रहेगा। नेक्स्ट है योग का तत्समक अवयव, एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी जो है योग का तत्समक अवयव, यह क्या कहता है कि किसी भी पूर्ण संख्या में अगर
एडिटिव आइडेंटिटी को आप जोड़ दें, तत्समक अवयव, योग के तत्समक अवयव को अगर आप जोड़ें तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से किसी भी पूर्ण संख्या में हम कौन सी संख्या को जोड़ें कि वही संख्या प्राप्त हो, तो वह है शून्य, जीरो। जीरो को यदि आप किसी भी संख्या में, पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो आपको वही पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। ठीक है, तो शून्य योग के लिए तत्समक अवयव है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जीरो में 5 जोड़े तो 5 आएगा, या 7 में 0 जोड़िए तो भी 7 ही आपका उत्तर आएगा। अगला जो प्रगुण है वह है योग का साहचर्य प्रगुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए, यह जो प्रॉपर्टी है, यह जो प्रगुण है, इसके अंतर्गत किन्हीं 3 संख्याओं का योग किया जाता है, जिसमें हम यह कहते हैं कि तीनों में से आप पहले किन्हीं 2 का योग कर लीजिए और फिर इसके परिणाम में तीसरे का यदि आप योग करते हैं तो जो परिणाम आएगा, यह आप किसी भी दो संख्याओं को जोड़िए और फिर उसमें तीसरी को जोड़िए तो बार बार आपको समान परिणाम ही प्राप्त होगा। तो देखें, यह है किन्हीं 3 संख्याओं के योग में किन्हीं 2 संख्याओं का योग पहले निकालने के बाद उसमें तीसरी संख्या का योग करने पर परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ उदाहरण के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ, देखिए 8 में 5 जोड़ करके फिर उसमें 3 जोड़िए। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, 8, 5 और 3, इन तीनों को हमें जोड़ना है। तो देखिए, आप 3 तरीके से आप इसे जोड़ सकते हैं। सबसे पहले 8 और 5 को एक साथ जोड़ लिया, फिर इन दोनों के परिणाम में 3 को जोड़ें, या पहले हम 5 और 3 को जोड़ लें फिर उसमें 8 को जोड़ें, या 8 और 3 को जोड़ लें फिर उसमें 5 को जोड़ें। और आप देखिए, इन तीनों ही कंडीशन में, तीनों ही अवस्थाओं में समान परिणाम ही आपको मिलेगा। देखिए, 8 में 5 जोड़ा तो कितना आएगा, 8 + 5 बराबर 13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। ठीक, वैसे ही देखिए 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, और 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, 16 आया। यहाँ भी 16 और इस कंडीशन में भी 16। और यहाँ पर देख लेते हैं, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16। यानी कि कैसे भी आप जोड़िए, अगर आप 3 संख्याओं को जोड़ रहे हैं उनमें से किन्हीं 2 को पहले जोड़ते हैं और फिर तीसरी संख्या को जोड़ते हैं, परिणाम आपको हमेशा एक ही प्राप्त होगा। यही है योग का साहचर्य प्रगुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब आइए हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्याओं पर घटाने का प्रगुण। तो देखिए, पूर्ण संख्याओं के लिए जब हम घटाने के प्रगुणों को देखते हैं तो उसमें कुछ प्रगुण लागू होते हैं और कुछ लागू नहीं होते हैं। आइए नंबर 1 हम देखते हैं घटाने का संवरक प्रगुण। तो आप देखें, किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने योग में देखा था कि किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं का योग करेंगे तो हमेशा आपको पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा, लेकिन अंतर वाली कंडीशन में जब आप घटा रहे हैं तो घटाने की दशा में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए देखिए, अगर हम 7 में से 5 घटाते हैं तो कितना आएगा, 2। यह तो पूर्ण संख्या है। लेकिन जब हम 6 में से 8 को घटाते हैं, इस 6 में से 8 को घटाते हैं तो उत्तर कितना आएगा, परिणाम आएगा -2, और यह जो -2 है वह पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से घटाने का जो संवरक का प्रगुण है, संवरक का प्रगुण, वह घटाने के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण। घटाने के संदर्भ में क्रम विनिमय की जो क्रिया है, यह जो नियम है, वह भी घटाने पर लागू नहीं होता है। घटाने की क्रिया पर क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, 2 - 5 बराबर 5 - 2, यह कभी संभव नहीं होगा। ठीक है, यह दोनों क्या है, यह दोनों बराबर नहीं होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि घटाने के लिए क्रम विनिमय लागू नहीं होता। देखिए, 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, -3, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। तो आप देखेंगे -3 और 3 दोनों बराबर नहीं है, तो यह क्या है, यह बराबर नहीं होगा। इसलिए घटाने की क्रिया पर क्रम विनिमय लागू नहीं होता। इस उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला है घटाने का तत्समक अवयव। तो घटाने के लिए भी आप देखेंगे, घटाने की संख्या में जो 0 है वह तत्समक अवयव नहीं होता है। उदाहरण के लिए देखिए, 0 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो -5 आएगा, जो कि आप देखेंगे पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन अगर हम 7 में से 0 घटाते हैं तो 7 आता है, यह पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो घटाने की संक्रिया में आप देखेंगे 0 तत्समक अवयव नहीं होता है।
अगला है घटाने का साहचर्य प्रगुण। देखिए साहचर्य प्रगुण घटाने में यह भी क्या है, लागू नहीं होता है। घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्या के लिए साहचर्य नहीं है। सहचारिता का जो गुण है वह घटाने पर लागू नहीं होता है। इसको आप एक उदाहरण से देख सकते हैं। देखिए 8 - 5 - 3 करें या 5 में से 3 को घटाएं और इसके परिणाम को 8 में से घटाएं या 8 - 3 करके फिर -5 करें, तो हर दशा में आप देखेंगे अलग अलग उत्तर मिलेगा। तीनों ही दशाओं में समान नहीं मिलेगा। तो इसलिए घटाने के संदर्भ में, घटाने की दशा में साहचर्य का प्रगुण लागू नहीं होता है। आप इसको देख सकते हैं। अगर हम 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 बचेगा और 3 में से 3 घटा देंगे तो 0। यहाँ पर देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, और इस 2 को जब हम 8 में से घटाते हैं तो 6 बचता है। तो देखिए 0 है, यहाँ पर 6 आया, दोनों अलग अलग हैं। और यहाँ 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, और फिर 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। तो पहले और इस कंडीशन में तो आ रहा है, लेकिन इस वाले कंडीशन में 6 आ रहा है। जबकि सहचारिता का जो नियम है उसमें हर कंडीशन में समान ही परिणाम आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। इसलिए आप देखेंगे घटाने की दशा में, घटाने की जो संक्रिया है उसमें सहचारिता का प्रगुण लागू नहीं होता है। आइए आगे देखते हैं पूर्ण संख्याओं पर गुणन के प्रगुण। अभी तक हम लोगों ने योग और व्यवकलन पर देखा, और अब हम जो तीसरा है वह है पूर्ण संख्याओं पर गुणन के प्रगुण। इसको देखते हैं। सबसे पहले संबरक का प्रगुण देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी संबरक का गुण। गुणन के लिए संबरक का प्रगुण क्या कहता है कि यदि आप किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल भी पूर्ण संख्या ही आपको मिलेगा। तो दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 2 × 5 करिए बराबर 10। यह भी पूर्ण संख्या है, यह भी पूर्ण संख्या, और उसका परिणाम भी पूर्ण संख्या है। फिर वैसे ही देखिए 6 एक पूर्ण संख्या है, इसमें 0 यह भी एक पूर्ण संख्या, दोनों गुणा किया तो कितना आया 0, यह भी एक पूर्ण संख्या है। तो अब देखेंगे किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का यदि आप गुणा करते हैं तो गुणनफल भी पूर्ण संख्या आएगा। तो इस प्रकार से गुणन के लिए संबरक का प्रगुण है, जहाँ पर कि यदि आप दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमेशा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण किन्हीं दो संख्याओं का गुणा अगर आप क्रम परिवर्तित करके भी करते हैं तो भी परिणाम हमेशा समान ही रहता है। तो देखिए दो पूर्ण संख्याओं के गुणन का क्रम परिवर्तित करने पर भी उनके गुणनफलों का मान समान ही रहता है। उदाहरण के लिए देखिए 2 × 5 करें या 5 × 2, हमेशा उत्तर क्या आएगा 10 ही आएगा। ठीक है, 2 × 5 बराबर 10 या 5 × 2 बराबर 10। देखिए 2 × 5 बराबर 5 × 2 यह लागू हो रहा है। तो गुणन के लिए क्रम विनिमय लागू है। अब हम देखते हैं तीसरा गुणन का तत्समक अवयव। तो देखिए गुणन का तत्समक अवयव तात्पर्य क्या है कि किसी भी पूर्ण संख्या में हम ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या से गुणा कर दें कि हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। उदाहरण के लिए आपसे कहा जाए कि 5 में आप कौन सी संख्या का गुणा करें कि 5 ही आए, तो कौन सी संख्या होगी, वह पूर्ण संख्या होगी 1। तो यह जो 1 होता है, संख्या 1, पूर्ण संख्या 1 गुणन के लिए तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक है, किसी भी पूर्ण संख्या का गुणन तत्समक 1 होता है। उदाहरण के देखिए 5 में 1 का गुणा करिए तो भी 5 आएगा, या 7 में 1 का गुणा करें तो भी 7 आएगा। तो 1 क्या है, 1 गुणन का तत्समक अवयव है। आइए अब हम लोग देखते हैं गुणन का सहचारिता का प्रगुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए इसमें क्या कहता है, किन्हीं 3 संख्याओं के गुणनफल में से पहले हम किन्हीं 2 संख्याओं का गुणा कर ले, फिर उसके गुणनफल में तीसरी संख्या का गुणा करते हैं, तो जो भी प्राप्त होगा परिणाम हमें उन परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 8 × 5 करें फिर उसमें 3 का गुणा करें, या 5 × 3 करके फिर उसमें 8 का गुणा करें, या 8 × 3 करके फिर उसमें 5 का गुणा करें, हर दशा में आपको एक ही उत्तर, एक ही परिणाम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि गुणन का जो सहचारिता का प्रगुण है वह यहाँ पर लागू हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपसे जो सीटेट की एग्ज़ाम है उसमें ये आपको दे दिया जाता है, इस प्रकार से दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा प्रगुण, कौन सा नियम, कौन सा प्रॉपर्टी लागू हो रहा है, लग रहा है, उसे बताइए, पहचानिए। तो आपको पहचानना होगा। तो ये क्या है, गुणन का सहचारिता का प्रगुण है। ठीक है,
नेक्स्ट देखें गुणन का शून्य प्रगुण। गुणन का शून्य प्रगुण यह क्या कहता है कि यदि किसी भी पूर्ण संख्या में आप शून्य से मल्टीप्लाई कर दें, शून्य से गुणा कर दें, तो आपको परिणाम भी शून्य ही प्राप्त होगा। किसी भी पूर्ण संख्या में 0 से गुणा करने पर गुणनफल शून्य ही प्राप्त होता है। देखिए 5 में शून्य से गुणा करें शून्य आएगा, 7 में शून्य से गुणा करें तो शून्य आएगा। किसी भी संख्या में शून्य से जैसे आप गुणा करेंगे उत्तर परिणाम आपको शून्य ही प्राप्त होगा। अगला है गुणन संक्रिया का योग पर वितरण। ये देखिए इसमें पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन संक्रिया पर योग पर वितरण होता है। गुणन संक्रिया का योग पर वितरण होता है, लागू होता है। ठीक है, तो देखें इसका उदाहरण ऐसे कहा जा रहा है 3 गुणे 8 प्लस 5। अगर यह है तो यह जो 3 है, 3 इन दोनों पर, यहाँ देखिए 8 और 5 का योग हो रहा है और इन दोनों के योग में 3 का गुणा हो रहा है, तो 3 क्या होगा, इन दोनों पर वितरित हो जाएगा, 8 और 5 दोनों पर। तो कैसे लिखेंगे, बराबर देखिए 3 का एक बार गुणा 8 में, फिर 3 का एक बार गुणा 5 में, तो हो जाएगा 3 गुणे 8 और प्लस 3 गुणे 5। अब देख लीजिए दोनों ही कंडीशन में जो उत्तर आएगा वह समान आएगा। आप देख सकते हैं 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा और 13 में 3 का गुणा करेंगे तो 39 आएगा। अब इधर का देख लीजिए दूसरे पक्ष में 3 गुणे 8 24 और प्लस 3 गुणे 5 15, 24 और 15 यह भी 39 आएगा। तो दोनों पक्ष हमारा बराबर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन संक्रिया का योग पर वितरण होता है। अब नेक्स्ट आइए देखते हैं गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण। घटाने पर भी, घटाने की जो क्रिया है उस पर भी वितरण होता है गुणन का। तो आप देखें पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण होता है। इसका एक उदाहरण से हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें कहें 3 का गुणा 8 माइनस 5, यहाँ देखिए 8 और 5 दोनों का अंतर निकाला जा रहा है, ये घट रहा है। ठीक है, इसके परिणाम पर 3 का हमें क्या करना है, गुणा करना है, यानी कि 3 गुणे ब्रैकेट में 8 माइनस 5। तो यहाँ पर देखिए 3 का गुणा एक बार 8 में हो जाएगा, फिर माइनस 3 का गुणा 5 में हो जाएगा। तो यह क्या वितरित हो जा रहा है, जो 3 है यह एक बार 8 पर और एक बार 5 पर, दोनों पर यह क्या हो रहा है, वितरित हो जा रहा है, दोनों पर बढ़ जा रहा है। तो यह कैसे हो जाएगा, 3 गुणे 8 माइनस 3 गुणे 5। 3 का एक बार गुणा 8 में, 3 गुणे 8 और फिर 3 का एक बार गुणा 5 में, 3 गुणे 5 और ये माइनस है, माइनस यहाँ पर लिख दिया, तो हो जाएगा 3 गुणे 8 माइनस 3 गुणे 5। आप देख सकते हैं दोनों पक्षों का उत्तर समान ही आएगा। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9। ठीक है, इस 3 में इसके घटाने पर जो परिणाम आया, 8 में से 5 घटाया 3 और इस 3 में जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणे 3 बराबर 9। अब यहाँ देखिए 3 गुणे 8 24 माइनस 3 गुणे 5 15, 24 में से 15 घटाइए आपको मिल जाएगा उत्तर 9। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर है। एक और उदाहरण देखिए, ऐसा है 3 गुणे 5 माइनस 8 हो जाए। अगर यह कंडीशन हो जाए 3 गुणे 5 माइनस 8, तो यहाँ भी क्या होगा, यह 3 एक बार 5 से गुणा करेगा और एक बार फिर 8 के साथ। ठीक है, तो यह 3 दोनों पर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5 माइनस 3 गुणे 8। अब आप देखिए इन दोनों को जब दोनों पक्षों को सॉल्व करेंगे तो उत्तर हमेशा समान ही आएगा। देखिए 5 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -3। -3 का जब 3 में गुणा करेंगे तो आएगा -9। और इधर देखें दूसरे पक्ष में 3 गुणे 5 15 माइनस 3 गुणे 8 24, 15 में से 24 घटाइए तो भी आपको कितना मिलेगा, -9, यानी कि दोनों पक्ष समान है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे गुणन की संक्रिया का योग और घटाना दोनों पर ही वितरण होता है। तो ये रहे हमारे गुणन के प्रगुण। आइए अब हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। पूर्ण संख्याओं पर भाग की संक्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि पूर्ण संख्याओं के लिए भाग की संक्रिया समवरक नहीं होती है। ठीक है, समवरक का क्या है कि समवरक में जब हम योग का समवरक देखते हैं तो इसमें किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं तो परिणाम हमेशा पूर्ण मिलेगा, या जब हम गुणा के संदर्भ में करते हैं तो दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल भी हमेशा पूर्ण संख्या मिलता है। लेकिन भाग के संदर्भ में ऐसा संभव नहीं होता है। आप देख सकते हैं अगर हम 10 को 5 से भाग दें तो 2 आएगा, यह पूर्ण संख्या तो है, लेकिन अगर हम 5 को 10 से भाग दें, जब आप 5 को 10 से भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह पूरी तरह से कटेगा नहीं, यह क्या होगा, यह परिमेय संख्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, परिमेय संख्या आपको प्राप्त होगी। तो इसमें आप देखेंगे कि पूर्ण संख्याओं के लिए भाग की जो संक्रिया है वह समवरक नहीं होती है। दूसरा नियम देखिए, किसी भी पूर्ण संख्या में अगर आप 0 से भाग देंगे तो परिणाम परिभाषित नहीं होगा, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वह
क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, अनडिफिनिट होगा, अपरिभाषित होगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं। अगर आप सबसे छोटा उदाहरण मैं लेता हूँ कि 1 है, 1 को आप 0 से भाग दीजिए तो 0 में कितने का गुणा करेंगे कि 1 आएगा। 0 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 तो आएगा ही नहीं। इसलिए अगर आप किसी पूर्ण संख्या को 0 से भाग देते हैं तो वह अपरिभाषित होता है। ठीक है, केवल 0 को छोड़कर 0 डिवाइडेड बाई 0 करें, 0 को 0 से भाग देंगे तो 0 आएगा। लेकिन 0 के अतिरिक्त अन्य जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, अगर उसको आप 0 से भाग देते हैं तो वह अपरिभाषित होता है। आइए अगला देखिए। किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या हमको प्राप्त होती है। कोई भी संख्या ले लीजिए, 10 को 1 से भाग देंगे तो 10 आएगा, 15 को 1 से भाग देंगे तो 15 ही आएगा। तो इस प्रकार से किसी भी पूर्ण संख्या को यदि आप 1 से भाग देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अगला देखिए, 0 में किसी पूर्ण संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर हमें हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। ऐसे 0 को अगर हम 15 से भाग दें तो भी 0 आएगा, 0 को हम 50 से भाग दें तो भी 0 आएगा। ठीक है, तो 0 किसी भी पूर्ण संख्या से अगर आप भाग देते हैं तो आपको 0 प्राप्त होगा। अंतिम है, किसी पूर्ण संख्या को उसी पूर्ण संख्या से अगर आप भाग देते हैं तो उत्तर हमें उसका जो परिणाम प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, 5 को 5 से भाग दीजिए 1 मिलेगा, 20 को 20 से भाग दीजिए 1 आएगा, 25 को 25 से भाग दीजिए 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे भाग के संदर्भ में यदि किसी पूर्ण संख्या को उसी पूर्ण संख्या से भाग देते हैं तो हमें परिणाम के रूप में 1 प्राप्त होता है। तो ये रहा आज की इस वीडियो में पूर्ण संख्याओं के संदर्भ में कुछ उसके प्रगुण, जो उसके नियम हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को मैं बतलाया। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। यदि आप एक बार ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो निश्चित ही समझ में आएगा। विस्तार से इस चीज़ को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आप NCERT की कक्षा 6, 7, 8 की किताब को अध्ययन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आप उस किताब का सहारा ले सकते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को और अधिक उदाहरणों के साथ समझने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली जो वीडियो है उसमें हम अन्य टॉपिक्स के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और ऐसे विद्यार्थी जो हमारा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यदि वे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसके साथ ही अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि हमारी इस वीडियो से BTC में अध्ययनरत और CTET की तैयारी करने वाले आपके जितने भी मित्र हैं वे सब इससे लाभान्वित हों। धन्यवाद।